वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम लास्ट क्लास में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक पढ़ चुके हैं। आज हम इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे जो कि है हमारा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पहले हमने फैक्ट्स को पढ़ लिया था, अच्छे से उसको समझ लिया था और फिर बाद में हमने उससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज हम पहले फैक्ट्स को पढ़ते हैं। तो हमारा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो हमारा सबसे पहले है भारत सरकार अधिनियम 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शासन का हस्तांतरण। भारत का शासन सीधे क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। और क्या हुआ, पदनाम में परिवर्तन। भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको अब वायसराय कहा जाने लगा। और हमें ये याद रखना है कि पहले वायसराय कौन बने थे, तो वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट की समाप्ति, मतलब जो द्वैशासन था, डबल गवर्नमेंट थी, इस प्रणाली का अब इस एक्ट के थ्रू अंत हो गया। भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक नए पद का सृजन किया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद है उसका गठन किया गया। फिर आता है हमारा सेकंड भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या क्या हुआ, प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत। पहली बार जो भारतीय हैं उनको कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई इस प्रणाली को मान्यता मिली। ये पॉइंट हमें याद रखना, ये पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। फिर हमारा अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस है। वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद की ही अनुमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। विकेंद्रीकरण, बम्बई और जो मद्रास प्रांत है उसको उनकी विधायी शक्तियां वापस देकर अब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। और हमने पहले पढ़ चुके थे कि बम्बई और मद्रास है, इससे विधायी शक्तियां छीनी के थ्रू गई थी, तो वो छीनी गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। और अब क्या हो गया, अब इनको उनकी शक्तियां वापस दे दी गई थी। अब इसके थ्रू विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। अब हमारा थर्ड है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्या क्या हुआ, निर्वाचन पद्धति, जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की अब शुरुआत हुई। लेकिन हमें ये याद रखना है कि चुनाव शब्द का प्रयोग अभी नहीं हुआ था। बजट पर चर्चा, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। लेकिन एक पॉइंट याद रखने का है कि उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं मिला था, ये पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और फिर आता है फोर्थ भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको मॉर्ले मिंटो सुधार है उसके नाम से भी जाना जाता है। इसके थ्रू क्या क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिम समुदाय है इसके लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल है उसकी शुरुआत हुई। और जो लॉर्ड मिंटो हैं इनको सांप्रदायिक निर्वाचन है इसके जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। और क्या हुआ था, जो कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीय जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है इनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बनाया गया था। इससे पहले भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। फिफ्थ भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और हाँ, हमें एक पॉइंट और जो इसमें मॉर्ले थे ये कौन थे, ये राज्य सचिव थे। और जो लॉर्ड मिंटो हैं ये भारत में वायसराय थे। ठीक है, कौन थे, मॉर्ले थे, ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत में वायसराय थे। इसी तरह से जो भारत शासन अधिनियम 1919 है इसमें जो मॉन्टेग्यू हैं ये कौन थे, ये भारत के राज्य सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड हैं ये भारत के
वायसराय थे। अब इसके थ्रू क्या क्या हुआ था, जो प्रांत है उनमें द्वैशासन डायरकी, जो प्रांतीय विषय उनको आरक्षित और हस्तांतरित वर्गों में बांट दिया गया, कि इनको जो प्रांतीय विषयों का बांटा गया था। और द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका मतलब राज्य परिषद और विधानसभा इसकी स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया। अब है हमारा सिक्स्थ, जो है भारत शासन अधिनियम 1935। क्या क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ, भारत में एक संघ की स्थापना का प्रस्ताव 1935 के थ्रू आया, लेकिन ये याद रखना है ये अस्तित्व में कभी नहीं आया। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति कर दी, और अब कहाँ पे लागू कर दिया द्वैध शासन, केंद्र में लागू कर दिया गया। अब आता है प्रांतीय स्वायत्ता। अब प्रांत है उनको स्वतंत्र और स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करने का अधिकार मिल गया। न्यायालय और बैंक, संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। अब है हमारा सेवेंथ, भारतीय शासन अधिनियम 1947। इसमें फर्स्ट है संप्रभु राज्य, भारत को संप्रभु राज्य घोषित किया गया। विभाजन, भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिन राज्यों का सृजन हुआ। वायसराय पद की समाप्ति, इसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। और क्या हुआ था, इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स अब हमने सारे फैक्ट्स जो है वो पढ़ लिए, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। फर्स्ट है इसमें पॉइंट, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। सेकंड, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। थर्ड क्या है हमारा, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर है हमारा बी, 2 और 3 हमारा ऑप्शन सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था। इसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें छठा सदस्य जो क्या था, लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषय हैं उनके बीच कोई भेद नहीं किया गया था। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी, भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका आंसर है हमारा बी सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935।
तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी है मॉडल मिंटो सुधार 1909 ये सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। 1909 का अधिनियम संबंधित था ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, बी विकेंद्रीकरण से, सी द्वैशासन से, डी विधान परिषद से। तो इसका आंसर है हमारा ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन फिफ्थ, जो कि है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर मॉरिस गोयर थे। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। तो इसका आंसर है हमारा बी 1937, ये करेक्ट है। अब हम देखेंगे हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। केंद्र में द्वैशासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ए 1909 के अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर है सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैशासन एक नए अखिल भारतीय संघ, कौन सा? भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके नाम से इसकी स्थापना की गई थी तथा प्रांतों में द्वैशासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया और केंद्र में द्वैशासन के तहत संघीय विषय हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? आरक्षित मतलब रिजर्व्ड और हस्तांतरित विषय मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 8th। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? ए प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैशासन की व्यवस्था, 2 मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, 3 केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका जो हमारा ऑप्शन 1 और 3 सही है, मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारा सेकंड गलत है, क्योंकि जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था थी वो 1919 के थ्रू नहीं बल्कि 1909 के अधिनियम से मिली थी। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैशासन डायरकी सिद्धांत है वो किसे निर्दिष्ट करता है? ए केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, बी 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, सी 2 शासक समूचे, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो इसका आंसर है हमारा डी, ये सही है, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और मतलब ट्रांसफर्ड विषयों की अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? 1 न्याय प्रशासन, 2